सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी फेज 13 का 24 जुलाई का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 24 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु रोट द बुक ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के जो है ना लेखक कौन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो पुस्तक है ना, ये खुशवंत सिंह के द्वारा जो ये आपका लिखा गया था। और ये जो आपका पुस्तक जो ये कब प्रकाशित किया गया था, तो इसे आपका वर्ष 1956 में जो ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा खुशवंत सिंह के अन्य अगर पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए, आई शैल नेवर हियर ए नाइटिंगेल, इसके अलावा वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी, दिल्ली ए नॉबल, द गॉड द बैड एंड द रेडिकुलस, इसके अलावा द सनसेट क्लब, डेथ एट माई डोर स्टेप, इसके अलावा वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिश, इसके अलावा ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। ये सारे जो पुस्तक है ना, ये आपके खुशवंत सिंह के द्वारा जो ये आपके लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द मालगुडी डेज, यानी ये जो आपका मालगुडी डेज जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, पुस्तक से आपके दो प्रश्न जो आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो देखिए, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके R.K. नारायण के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। और ये जो आपका मालगुडी डेज जो पुस्तक है, ये आपका वर्ष 1943 में जो ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो R.K. नारायण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा R.K. नारायण जी के द्वारा अन्य लिखी गई पुस्तकों की बात कर ले, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपथ, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसके अलावा वेटिंग फॉर द महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुडीज, इसके अलावा मालगुडी डेज, ए टाइगर फॉर मालगुडी और द वर्ल्ड ऑफ नागराज। ये सारे पुस्तक जो है ना आपके R.K. नारायण जी के द्वारा जो ये आपके लिखे गए हैं। इसके अलावा R.K. नारायण जी के अगर नोबल यानी उपन्यास की बात कर लेंगे, कौन कौन से उपन्यास जो वो लिखे गए हैं, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, द डार्क रूम, इसके अलावा मैसूर, द गाइड, द स्वीट वेंडर, इसके अलावा द पेंटर ऑफ साइंस, द महाभारता, इसके अलावा टॉकेटिव मैन, द एबडक्शन ऑफ सीता। ये सारे जो नॉवल है ना, ये R.K. नारायण जी के द्वारा जो ये आपके लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि एज पर सेंसस 2011 विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना, भारत का कौन सा शहर जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो ये आपका शहर रहा था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है ना, ये आपका मुंबई शहर जो ये आपका रहा था, और दूसरे स्थान पर जो ये आपका दिल्ली जो वो रहा था। तो मुंबई ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा गया है, तो आगे की शिफ्टों में यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या अगर पूछी जाए कि ये कितना रहा था, तो ये आपका 121 करोड़ रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो ये आपका कितना रहा था, तो देखिए, भारत की जो आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना, यानी 2001 से लेकर जो है 11 तक जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर है, ये आपका 17.64% रहा था। नेक्स्ट अगर बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात अगर पूछा जाए, तो ये आपका 943 रहा था। आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, 943 जो है ना, ये आपका भारत का जो वो लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो ये आपका रहा था। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य रहा था, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका सबसे कम रहा था। वहीं अगर बाल लिंगानुपात के बारे में पूछा जाए, तो यानी बाल लिंगानुपात कहने का मतलब कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में 2011 में आपका कितना रहा था, तो ये आपका 919 रहा था। इसके अलावा अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 में भारत की जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है ये कितना रहा था, तो ये आपका 74.04% रहा था। इसके अलावा 2011 में पुरुषों का अगर साक्षरता दर पूछा जाए तो ये आपका 82.14% रहा था। महिलाओं का जो है ये आपका 65.46% रहा था। इसके अलावा बात कर ले एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश रहा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहा था,
तो ये आपका राजस्थान राज्य रहा था। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो देखिए गोवा राज्य जो है ना ये आपका सबसे छोटा राज्य जो वो आपका रहा था। 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा था? तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। यहाँ पर 1102 आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 1106 जो है ना ये आपका बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व जो ये आपका रहा था। और सबसे कम जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य रहा था, जहाँ पर केरल का औसत जो ओवरऑल जो है ना ये आपका 94% जो ये आपका साक्षरता दर जो ये आपका रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। 2011 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत ये जो आपका कितना रहा था? तो देखिए शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना ये आपका 31.16% रहा था। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाता है तो ये आपका 68.84% रहा था। और 2011 की जो जनगणना है ये आपका कौन सी जनगणना थी? तो ओवरऑल जो ये आपका 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश 1947 में जो ये आपका आज़ाद हुआ था और उसके बाद जो आपका पहला जनगणना ये आपका 1951 में हुआ था। और यानी स्वतंत्रता के बाद आपका जो 2011 की जनगणना है ये आपका 7वीं जनगणना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत में पहली बार नियमित जनगणना अगर पूछा जाए तो देखिए पहली बार जो आपका नियमित जनगणना है ना ये आपका वर्ष 1881 में जो ये आपका कराया गया था। लेकिन सिर्फ पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुआ था तो ये आपका 1872 में हुआ था। और भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो ये आपका प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जो ये आपका किया जाता है। 2011 में किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा था? तो ये तो आपका बिहार तो नहीं होगा, और भी हो सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो। बिहार से भी ज़्यादा जो है ना ये आपका मेघालय राज्य का रहा था। मेघालय राज्य का आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 27.8% रहा था। तो मेघालय आपका वो करेक्ट आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है। और बिहार का अगर पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा था तो ये आपका 25.42% रहा था। किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम देखा गया था? तो आपका केरल में देखा गया था। अगर नकारात्मक पूछा जाए यानी निगेटिव में किसका जनसंख्या वृद्धि दर जो आपको देखने को मिला था तो ये आपका नागालैंड का जो वो देखने को मिला था। किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो केरल तो मैंने आपको बता दिया है। केरल का जो लिंगानुपात है ये आपका 1084 रहा था। और सबसे कम जो ये आपका हरियाणा राज्य को जो वो देखने को मिला था। भारत में जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है ये किसके पास होती है? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के पास होता है। 2011 में भारत में कुल कितने जिले थे? अब तो आपका जिला बढ़ गया, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो ये आपका 640 जिले थे। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है ये सबसे अधिक रहा था? तो ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। 2011 में कार्यशील जनसंख्या यानी 15 से 59 वर्ष का प्रतिशत जो ये कितना रहा था? तो ये आपका लगभग 62.5% रहा था। 2011 में कितने घरों की गणना जो ये आपका किया गया था? तो लगभग आपका 24.6 करोड़ घरों का जो है ये आपका गणना जो वो किया गया था। 2011 में भारत की जो औसत आयु है ना यानी मीडियन जो एज है ये आपका कितना रहा था? तो ये आपका लगभग 24 वर्ष रहा था। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो ये आपका दूसरा स्थान था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो ये आपका पहला स्थान पे है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट यानी संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये कौन करता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग जो है ना जब संसद के दोनों सदन कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है किसी विधेयक को लेकर जो है ना ये जो आपका मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति जो ये आपके संयुक्त बैठक जो ये आपके बुला सकते हैं। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा जो है ये आपका संयुक्त बैठक की जो आपका अध्यक्षता ये आपका किया जाता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए प्रतिलेखन की जो प्रक्रिया है ना ये क्या होती है? तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इज द प्रोसेस वेयर ए जीन डीएनए सीक्वेंस इज कॉपीड इनटू ए कप्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस स्पेसिफिकली जो है आपका मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए यानी डीएनए का जो प्रतिलेखन है ना ये आपका वह प्रक्रिया होता है जिसमें आपका एक जीन के डीएनए जो है ना अनुक्रम को एक पूरक आपका जो आरएनए अनुक्रम विशेष रूप से जो है ना ये आपका मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए में जो ये आपका कॉपी किया जाता है।
तो ऑप्शन में आपका ये दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच इज द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे, यानी मिल्की वे को ही आपका आकाश गंगा भी कहा जाता है, और आकाश गंगा के सबसे निकट स्थित जो आपका स्पाइरल गैलेक्सी जो है ना ये कौन सी है। तो देखिए आपका जो है मिल्की वे के सबसे निकट जो आपका स्पाइरल गैलेक्सी है ना ये आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि स्टार्टअप इंडिया योजना का जो है मुख्य उद्देश्य जो है आपका पूछा गया था। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया योजना की बात कर ले तो इसे जो आपका भारत सरकार के द्वारा जो है ना ये आपका 16 जनवरी 2016 को जो ये आपका शुरू किया गया एक प्रमुख पहल था, और इसका उद्देश्य जो है ना देश में नवाचार और स्टार्टअप को जो ये आपका बढ़ावा देने हेतु जो है एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था, जिससे आर्थिक विकास को जो है ना ये आपका गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर आपके रोजगार के जो वो अवसर जो वो पैदा होंगे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना का एक और आपका मुख्य उद्देश्य था, और यह आपका उद्देश्य था कि प्रत्येक बैंक शाखा में जो है ना कम से कम एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति और महिलाओं को जो है ना ये आपका व्यापार, सेवा या विनिर्माण क्षेत्र में एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए जो है ऋण उपलब्ध जो ये आपका कराना था। तो आई थिंक बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में यही वाला दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच स्टेट इज मोस्ट बेनिफिटेड बाय, जो आपका चाबहार बंदरगाह चाबहार पोर्ट यानी चाबहार बंदरगाह से जो है ना सबसे अधिक जो लाभ है ये आपका किस राज्य को होता है। तो देखिए चाबहार बंदरगाह से जो है ना ये आपका गुजरात राज्य को सबसे अधिक लाभ होता है, और सबसे अधिक लाभ क्यों होता है क्योंकि यहाँ भारत के प्रमुख बंदरगाह जैसे कि आपका कांडला और मुंबई बंदरगाह जो ये आपका यहीं पर स्थित है, जो कि आपका चाबहार के साथ जो है ना भारत के व्यापारिक कनेक्टिविटी का जो ये आपका मुख्य आधार जो ये आपका माना जाता है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आपका चाबहार जो बंदरगाह है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो ये चाबहार बंदरगाह की बात कर ले तो ये जो आपका ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संतोष ट्रॉफी 2023 का जो फाइनल मैच है ना ये कहाँ पर खेला गया था। किसी बच्चे ने बताया कि संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच जो ये किसने जीता था। तो देखिए दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ कि संतोष ट्रॉफी 2023 का था जो है ये पहला आपका विदेशी फाइनल था, जो कि आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था 2022-23 का। तो ये जो आपका फाइनल जो मैच है ना ये आपका रियाद सऊदी अरब में जो ये आपका खेला गया था, और ये जो आपका फाइनल जो मैच है ना ये आपका कर्नाटक और मेघालय के मध्य जो वो आपका खेला गया था, जिसमें फाइनल मैच में जो है ये आपका कर्नाटक ने जो है ना मेघालय को जो वो हरा दिया था, यानी विजेता जो है ये आपका कर्नाटक राज्य रहा था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था तो ये आपका सऊदी अरब में जो ये आपका आयोजित किया गया था फाइनल मैच। तो अगर पूछा गया था कि कहाँ पर खेला गया था तो सऊदी अरब आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर विजेता पूछा गया होगा तो कर्नाटक फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि संतोष ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन रहा था तो ये आपका सर्विसेज की टीम रही थी। उप विजेता जो है ना ये आपका गोवा की जो वो टीम रहा था। 2024-25 का अगर पूछा जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल जो ये आपका विजेता रहा था, और उप विजेता जो है ना ये आपका केरल राज्य रहा था। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी 2024-25 का कौन सा संस्करण रहा था तो ये आपका 78वां जो वो संस्करण रहा था, और ये जो आपका 31 दिसंबर 2024 को जो है ना हैदराबाद में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका संतोष ट्रॉफी है ये आपका फुटबॉल से जो ये आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि संतोष ट्रॉफी की जो शुरुआत है ना ये किस वर्ष में किया गया था। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जो बच्चे जिनका आगे एग्जाम है अगर नहीं बताते हैं तो मैं इस प्रकार से आपके लिए फिर एनालिसिस जो वो नहीं लेकर आऊँगा। तो आप जितने भी प्रश्न पूछता हूँ क्वेश्चन तो आप कमेंट जो वो जरूर किया कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट, यानी किस ग्रह को जो है ना ये आपका लाल ग्रह जो वो कहा जाता है। तो देखिए मार्स ग्रह, जिसे आपका हिंदी में मंगल ग्रह कहा जाता है। तो देखिए मंगल ग्रह को ही जो है ना ये आपका लाल ग्रह जो वो कहा जाता है। तो मंगल ग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि समानता का अधिकार जो है ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो ये आपका वर्णित है। तो देखिए समानता का जो अधिकार है ना एक आपका मौलिक अधिकार है, और ये जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक जो ये आपका वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 से 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मौलिक अधिकार की बात आ गई है तो देखिए वर्तमान में आपके जो वो 6 मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना ये आपके संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो ये आपका वर्णित है, और भाग 3 को ही जो है ना ये आपका मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए पहला आपका समानता का अधिकार है यानी राइट टू इक्वालिटी है।
जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आ जाता है, जिसमें अनुच्छेद 14 की बात कर ले तो ये जो आपका अनुच्छेद कानून के समझ समानता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 15 जो है ना, ये आपका जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो है ये आपका करता है। अनुच्छेद 16 की बात कर ले तो ये सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर जो है आपका अनुच्छेद 16 बताता है। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत के बारे में आपका बताया गया है। अनुच्छेद 18 में जो है ना, ये आपके उपाधियों के अंत के बारे में जो है आपका बताया गया है। सेकंड जो आपका मौलिक जो आपका अधिकार है ना, ये आपका कौन सा है, तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम है। और ये जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक आ जाता है, जिसमें अगर बात कर ले भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, ये आपका अनुच्छेद 19 में जो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के आप क्लोज भी देख सकते हो, 1, 2, 3 आपका क्लोज यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो ये आपका दिया गया है। गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण, ये जो आपका अनुच्छेद 22 में जो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर तीसरा मौलिक अधिकार की बात कर ले तो ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 23 और 24 में आता है, जिसमें अनुच्छेद 23 में जो है ये आपका मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध जो ये आपका किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात कर ले तो ये आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो है ना खतरनाक काम कराना जो ये आपका वर्जित जो ये आपका किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथा जो आपका मौलिक अधिकार है ना, ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो कि आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये जो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक आ जाता है, जिसमें अनुच्छेद 25 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है आपका अनुच्छेद 25 में जो ये आपका दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जो आपकी दी गई है, और धर्म आधारित करो और धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता जो आपका दिया गया है। इसके अलावा पांचवा जो आपका मौलिक अधिकार है ना, ये आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, यानी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि आपका सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। और अनुच्छेद 29 में जो है ना, ये आपका अल्पसंख्याओं को जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार जो ये आपका दिया गया है। और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 30 में जो ये आपका दिया गया है। छठा जो आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये जो आपका अनुच्छेद 32 में जो ये आपका वर्णित है। और ये जो आपका अनुच्छेद 32 है ना, यदि कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो आपका सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जो है ये आपका याचिका भी जो वो दायर कर सकता है। और अनुच्छेद 32 को ही जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा भी जो ये आपका कहा गया है। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में, यानी जब हमारा मूल संविधान, जब संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो देखिए उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना, ये आपका 7 था। लेकिन जो आपका 40वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपका वर्ष 1978 में हुआ था। और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है ना, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को जो है ये आपका हटा दिया गया था। और वर्तमान में आपका जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट जो ये आपका बना दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि स्वच्छ भारत मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य जो ये आपसे पूछा गया था। तो ये स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है ना, ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को जो है ये आपका महात्मा गांधी के 145वीं जयंती पर जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था। और इसके अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी मुख्य उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए खुले में शौच को समाप्त करना, हर घर में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्थलों की सफाई सुनिश्चित करना, कचरा प्रबंधन में सुधार, स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाना। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जो है आपका स्वच्छ बनाना, स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में जो है आपका सुधार करना। ये जो आपका किसका मुख्य उद्देश्य, तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन का जो है ना ये आपका मुख्य उद्देश्य था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले स्वच्छ भारत मिशन का जो है टैगलाइन क्या रहा था, तो ये आपका एक कदम स्वच्छता की ओर, ये जो आपका टैगलाइन रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नाम से ही स्पष्ट होता है कि बी से आपका ब्राजील हो गया, आर से आपका रसिया, आई से आपका इंडिया, सी से आपका चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका। ये जो आपका ब्रिक्स का जो ये आपका फुल फॉर्म है। और ब्रिक्स पहले आपका इसका जो नाम था ये आपका ब्रिक था, ठीक है। और बाद में आपका 2010 में जो है ना ये आपका साउथ अफ्रीका भी जो इसमें शामिल हुआ था। तब से 2010 से इसका जो नाम है ना ये आपका ब्रिक्स जो वो कर दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा म्यूजिक यानी संगीत है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कुचिपुड़ी, गरबा, भांगड़ा और हिंदुस्तानी जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हिंदुस्तानी संगीत है ना, ये आपका एक जो आपका म्यूजिक यानी संगीत है, और ये जो आपका उत्तर भारत का जो है जो शास्त्रीय संगीत का प्रमुख रूप है। और इसमें आपका कौन कौन सी शैलियाँ आ जाती है, तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत में जो आपका ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद, ये सभी शैलियाँ जो है ना, ये आपके हिंदुस्तानी संगीत में जो वो आ जाते हैं। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ, जैसे कि कुचिपुड़ी ऑप्शन में दिया गया था, तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश का जो है ना एक शास्त्रीय नृत्य है। गरबा की बात कर ले तो ये आपका गुजरात का जो है एक आपका पारंपरिक लोक नृत्य है, जो कि आपका विशेष रूप से जो ये आपका गरबा नृत्य है ना, ये आपका नवरात्रि में जो ये आपका किया जाता है। भांगड़ा की अगर बात कर ले तो ये आपका पंजाब का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि आपका त्योहारों और फसल कटाई के दौरान जो ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास सूचकांक यानी HDI का मापदंड नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि HDI के जो है आपके 3 मुख्य मापदंड होते हैं, और वो 3 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा होता है, जिसमें आपका जो है स्वास्थ्य और लंबी उम्र को जो है आपका मापा जाता है। दूसरा जो आपका मापदंड होता है ना, ये आपका एजुकेशन लेवल यानी शिक्षा स्तर होता है, जिसमें औसत स्कूली शिक्षा वर्ष और अपेक्षित स्कूली वर्ष जो ये आपके शामिल होते हैं। और तीसरा जो आपका मापदंड है ना, ये आपका पर कैपिटा इनकम होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय होता है, जिसमें जीवन स्तर को जो है आपका GDP के आधार पर जो ये आपका दर्शाया जाता है। तो ये जो आपके HDI के जो है 3 मापदंड होते हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपका दिया गया था ना, ये आपका इंटरनेट स्पीड जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए इंटरनेट स्पीड जो है ना, ये आपका HDI का मापदंड नहीं है, तो इंटरनेट स्पीड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को जो है ना कौन से रंग यानी कलर का मेडल जो ये आपका मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को जो है ये आपका गोल्ड मेडल जो ये आपका दिया जाता है, और गोल्ड मेडल जो है ना ये आपका सोने का रंग कहीं जो ये आपका दिया जाता है, यानी गोल्डन कलर का जो ये आपका दिया जाता है। तो गोल्डन आपका करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय स्थान वाले को जो है आपका सिल्वर मेडल जो दिया जाता है, जो कि आपका सिल्वरी रंग का होता है। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, और ये जो होता है ये आपका ब्राउनिश या फिर ब्रॉन्ज कलर का जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला पूछा गया था, तो गोल्डन कलर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ना, पावर प्लांट जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है। और किसी बच्चे ने बताया कि भारत में सबसे पुराना जो है या फिर प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन में आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा जो आपका फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ना, ये आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के जो है ओंकारेश्वर डैम पर जो ये आपका बना हुआ है। तो अगर सबसे बड़ा पूछा गया होगा तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत का सबसे पहला तैरता सौर ऊर्जा जो संयंत्र है ना, ये आपका बिहार के दरभंगा जिले में जो ये आपका स्थापित किया गया था। तो अगर पहला पूछा गया होगा तो बिहार का दरभंगा जिला फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मथुरा आर्ट डेवलप्ड मोस्ट सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच किंग, यानी मथुरा कला का जो विकास है ना सबसे अधिक किस राजा के काल में हुआ था। तो देखिए मथुरा कला का जो विकास है ना, ये आपका सबसे अधिक कुषाण शासक जो है कनिष्क के काल में जो ये आपका किया गया था। तो कनिष्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग चिल्ड्रेन इज कॉल्ड, यानी बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए बच्चों के इलाज करने वाले डॉक्टर को जो है ना ये आपका पेडिट्रिशियन यानी बाल रोग विशेषज्ञ जो ये आपका कहा जाता है। तो पेडिट्रिशियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुश्री मेधा पाटकर का नाम जो है ना ये आपके किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए सुश्री मेधा पाटकर की बात कर ले तो ये जो आपका एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक हैं, और ये जो आपके भारतीय राजनीतिज्ञ से भी जो ये आपके शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुश्री मेधा पाटकर जो है ना ये आपका वर्ष 1989 में जो है सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के लिए जो है ये आपका नर्मदा बचाओ अभियान का जो शुरुआत जो इन्हीं के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में या तो आपका नर्मदा बचाओ अभियान दिया गया होगा या फिर आपका सरदार सरोवर परियोजना जो ये आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश में बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था कि गेटिंग योर वर्किंग पेपर्स आइटम्स जो वो पूछा गया था, यानी गेटिंग योर वर्किंग पेपर्स का जो है ना ईडियम जो वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए गेटिंग योर वर्किंग पेपर्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए नौकरी से बर्खास्त किया जाना या फिर किसी स्थान को छोड़ने के लिए कहा जाना, अक्सर किसी नकारात्मक कारण के कारण जो है ये आपका ऐसा होता है। तो देखिए गेटिंग योर वर्किंग पेपर्स का जो आपका ईडियम होगा ना वो आपका गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब होगा, यानी नौकरी से बर्खास्त किया जाना होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश में आपका जो है जेनिथ का जो है आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो आप जेनिथ का जो सिनोनिम जो वो देख लीजिएगा। जेनियल का जो आपसे फिर से आपका सिनोनिम पूछा गया था। एक आपका जो है डिनाउंस का जो है सिनोनिम पूछा गया था, फिर एंटोनिम पूछा गया था। बच्चों को याद नहीं था कि सिनोनिम पूछा गया था या फिर एंटोनिम जो वो पूछा गया था, लेकिन डिनाउंस का जो है ना ये आपका सिनोनिम या फिर एंटोनिम जो वो पूछा गया था। मैथ्स में बात कर ले तो 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये जो आपका पूछा गया था मैथ्स में। तो देखिए मैथ्स के क्वेश्चन मैं तभी लेकर आऊँगा जब आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो आप कमेंट में इसका उत्तर जो वो जरूर बताइएगा। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है ये आपका मेंसुरेशन से जो वो देखने को मिला था। रीजनिंग इजी आ रही है और जीके भी जो है आपका इजी जो वो पूछा गया था। ये इसके अलावा ट्रेन टू पाकिस्तान मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश में आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना ये आपका PQRS द पैसेज देखने को जो वो नहीं मिला था, PQRS से थे, यानी 3-4 क्वेश्चन जो इंग्लिश में आपके PQRS से पूछे गए थे। पैसेज जो है इस शिफ्ट में जो वो देखने को नहीं मिला था। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि योजना ए में 90% कुछ करने की संभावना है, योजना बी में आपका 20% ज़्यादा करने की संभावना है, 60% है, और 40% करने की संभावना 80% है, तो कौन सी सही रहेगी, ये पूछा गया था। बच्चे ने बताया कि मुझे ठीक से पता नहीं है, पर ये इस प्रकार का प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, तो इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन जो आप जरूर देख कर जाइएगा। इसके अलावा एमिग्रेशन का जो आपका मीनिंग आया था, तो आंसर आपका होगा द एक्ट ऑफ लिविंग ए रेसिडेंट कंट्री विद द इंटेंट सेटल एल्सवेयर, ये जो आपका इमिग्रेशन का जो वो मतलब होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इंग्लिश में ज़्यादा आपका क्लोज टेस्ट एंड मैथ में जो आपका टाइम एंड वर्क और स्प्रेड यहाँ पे नहीं है, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादा जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा अगर बात कर ले ये तो आपके जो है नादिर का भी आपका जो वो सिनोनिम जो वो पूछा गया था, यानी 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना सिनोनिम एंटोनिम से जो है आपके पूछे जा रहे हैं। ये सब तो मैंने आपको बता दिया। डिनाउंस, हाँ बच्चे ने बताया कि डिनाउंस का जो है एंटोनिम जो वो पूछा गया था, तो आप ये देख लेना डिनाउंस का एंटोनिम जो आप देख कर जरूर जाइएगा। इसके अलावा CP ऑफ 80 पेंसिस 2400 सोल्ड 60 एट रिमेनिंग एट 25 फाइंड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो इसमें पूछा गया था कि कितना प्रॉफिट जो वो हुआ है, तो आप कमेंट करके इसका भी जवाब जो है कमेंट जो वो जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि इकोनॉमिक्स में जो है ना आपका एग्रीगेट प्रोडक्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो है आपका एक प्रश्न जो वो देखने को मिला था। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है इन्हें याद नहीं है, जिस भी बच्चों का अगर ये प्रश्न याद है तो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये सारे प्रश्न जो वो पूछे गए थे जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक मैथ्स में आपका प्रश्न आया था कि एक दुकानदार जो है एक ग्राहक को 12% और 8% की छूट देता है और इसकी एकल समतुल्य छूट जो ये क्या होगी, ये पूछा गया था। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि एकल समतुल्य छूट जो है ना ये आपका क्या होगा, और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ जो इसे बनाकर जो है कमेंट में जो है और जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आऊँ। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन फिर लेकर नहीं आऊँगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है, और लगभग आपको मैंने सारे क्वेश्चन जो वो करवा दिए हैं। तो इसी तरह जेन्युइन एनालिसिस पाने के लिए जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जेन्युइन एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग 1 मिलियन करवा दो, इतना रिक्वेस्ट है, इतना तो पूरा कर दो एटलीस्ट, कम से कम इतना मेहनत लगता है रियल एनालिसिस लाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।